इस वीडियो में 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि यहाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं की तैयारी एक बेहतरीन तरीका से करवाया जाता है। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं और आप लोग चाहते हो कि मैथ में एक बेहतर अंक लाए, तो आज ही यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो 100% मेरा विश्वास कीजिए कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आप लोग 100% सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है बदलाव। आप बदलाव कब चाहते हैं? जब आप लोगों के बीच में समस्याएं आती है, जब आप लोग बुरे दौर से गुजरते हैं, जब आप बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं से होकर गुजरते हैं, जिस तरह से आप समस्याओं के बीच घिरे रहते हैं, जब आप बुरे दौर से गुजरते हैं, तब आप बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ठीक इसी तरह की समस्याएं फ्रांस में भी थी। फ्रांस में भी बहुत सारी समस्याएं थी जिससे होकर जनता गुजर रहा था। जैसे कि बेरोजगारी की समस्या थी, भुखमरी की समस्या थी, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। लोग ज़्यादा काम करते थे लेकिन उसके बदले में उसको अच्छा रकम नहीं दिया जाता था, अच्छा मूल्य नहीं दिया जाता था। ज़्यादा काम करते थे और पैसा कम दिया जाता था। लोग जब बाजार जाते थे सामान खरीदने के लिए तो सामान नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि सरकार ने यानी कि राजा ने वहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया था। तो यानी कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समस्याओं से गुजर रहे थे जनता। कहाँ का? तो फ्रांस का। इन सारे समस्याओं के लिए जिम्मेवार कौन था? यही लुई फिलिप और गीजो। लुई फिलिप और गीजो के खराब नीतियों के कारण से उस देश की अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा गई। लोगों के बीच में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका से यहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। आखिर क्या कारण था जिसके कारण से फ्रांस में 1848 ईस्वी की क्रांति हुई? तो देखिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। क्या होता है उदारवादी? उदारवादी का मतलब लोगों को अपने मन के अनुसार से जीने की आज़ादी, स्वतंत्रता दे दिया। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, लेकिन वह महात्माकांक्षी भी था। महात्माकांक्षी का मतलब अपनी इच्छा को सबसे पहले रखना, जबकि सरकार को, जबकि राजा को सबसे पहले जनता की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनता के दिए हुए टैक्स से ही ना सारा सरकार चलता है, पूरा राज्य चलता है, पूरा देश चलता है। तो वह जो है ना पूरा महात्माकांक्षी था, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं था। अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखता था। सबसे पहले अपना इच्छा पूर्ति हो, इसके बाद जनता का हो न हो, इससे कोई मतलब नहीं था। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि आपने 10 बच्चे को जन्म दे दिया और उसको स्वतंत्र छोड़ दिए। अब आप बोल दिए कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जब वही बच्चा का आप लोग देखभाल नहीं कीजिएगा तो वही बच्चा जब नम्हर होगा यानी कि बड़ा होगा तो आपका देखभाल नहीं करेगा। जब बड़ा हो जाएगा तो वो सोचेगा कि बचपन में हम लोग के साथ भेदभाव किया था, हम लोग को लालन पोषण नहीं किया था, अपने स्वार्थ में जी रहा था। यानी कि आपने 10 बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन उसका लालन पोषण, देखभाल उसका नहीं कीजिएगा तो जब बड़ा हो जाएगा तो आपको बुढ़ापा का सहारा नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने 10 बच्चे को जन्म दे दिया और उसका देखभाल नहीं कीजिएगा तो आगे चलकर वो आपका बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा, क्योंकि आपने सारे पैसा अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर लिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी स्वतंत्रता का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन अपनी इच्छा को सर्वप्रथम रखता था। कौन? ये लुई फिलिप। लुई फिलिप बहुत ही गंदा शासक था, जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं था। समझ गए ना? और इन्होंने क्या किया? लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया। अब क्या होता है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय? तो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का मतलब यह हुआ, उस समय फ्रांस में 2 विचारधारा के लोग रहते थे, एक प्रगतिवादी और दूसरा रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था, और जो है प्रगतिवादी था, जो किसी प्रकार का बदलाव चाहता था। वह चाहता था कि हमारे देश में जो अभी हम विभिन्न प्रकार के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, सामाजिक समस्या है, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भुखमरी से हम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो इन सारे समस्याओं को खत्म किया जाए, इसके लिए अपने देश में परिवर्तन चाहता था। क्योंकि देश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजर रहा था, लेकिन एक ऐसा था जो बदलाव नहीं चाहता था, उसको कहते थे रूढ़िवादी। इन दोनों को अपने सामंजस्य कर लिया, इन दोनों को अपने बीच में मिला लिया, इसी को कहते हैं स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, जिसके कारण से उसका कोई विरोध करने वाला बचा नहीं। जब विरोध करता तब ना उसको हटाता। लुई फिलिप को राजा बनने से कौन हटाता? विरोध करने वाले ने हटाता है। वह जो उजागर करता है कि आपने जो इस समय शासन कर रहे हैं, तो शासन कर रहे हैं तो आपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों को दिखाता कि इसी के कारण से देखिए आज हमारे देश की समस्या बहुत आगे बढ़ गई है, इसी के कारण से देश में भुखमरी, बेरोजगारी हो गया है। जब लोग समस्या के बारे में जानेगा कि देश में इतना त्राही त्राही कर रहा है, इतना बेरोजगारी है, तो थोड़ी लुई फिलिप को राजा बनाता, राजा तो हटा देता। जिसके कारण से ये स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को अपनाया। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय की नीति का मतलब जो कमजोर वाला था और जो शक्तिशाली वाला था, उन दोनों को अपने में मिला लिया, और जब मिलाया तो उसको कोई विरोध करने वाला बचा ही नहीं। और इसके साथ ही साथ 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और गीजो उससे भी धूर्त था।
जब गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो गीजो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था, वह किसी भी प्रकार का योजना नहीं लाता था जिसके कारण से जनता का भलाई हो सके। जब प्रधानमंत्री नियुक्त कीजिएगा किसी को तो देश के भलाई के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह से हम योजना लाए जिसकी मदद से जनता का भलाई हो सके। ये गीजो था ना, उससे भी कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या हुआ, वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। और उसके बाद हुआ क्या, जितने भी धनी मनी लोग थे, जितने भी पूंजीपति लोग थे, लुई फिलिप ने उसको अपने साथ रख लिया, जबकि उसको शासन कार्य में किसी प्रकार का रुचि नहीं था। जिसको अपने साथ लिया उसको शासन कार्य से कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। तो इसके कारण हुआ क्या, देश में पूरा बेरोजगारी भुखमरी चरम पे आ गई। चरम का मतलब बहुत आगे बढ़ गया, लोग त्राही त्राही करने लगे और जो है जनता के बीच में और समस्याएं बढ़ती जा रही थी। और जितने भी गीजो था और जिसके बाद लुई फिलिप था और जितने भी धनी मनी जितने भी लोगों को अपने साथ रखा था शासन कार्य में, वह सब किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था। ना ही उसको विदेश नीति में मतलब फ़ायदा मिल रहा था। विदेश नीति का मतलब विदेश से दूसरे देश से भी कॉन्टैक्ट में रहिएगा तब ना आपके बीच में जो समस्याएं आएगी तो दूसरा देश मदद करेगा। जिस प्रकार आज जो देख रहे हैं श्रीलंका का अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया है, तो दूसरे देश से संबंध है तब ना, जैसे कि भारत से संबंध है तब ना भारत उसको मदद कर रहा है, अमेरिका से संबंध है तब ना अमेरिका उसको मदद कर रहा है इस विपत्ति के समय में। तो ये जो है ना, इसको जो है लुई फिलिप को और जो है गीजो को विदेश नीति में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं था, जिसके कारण से विदेशी सफलता नहीं मिल रहा था। विदेशी सफलता का मतलब क्या हुआ, दूसरे देश से आप कांटेक्ट रहिएगा, दूसरे देश से आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइएगा तब ना आपके बीच जो समस्याएं आएगी तो आपको भी वह मदद करेगा। दोस्त क्या होता है, दूसरे देश से कांटेक्ट में दोस्ती बनाइएगा तो आपके बीच जब समस्याएं आएगी तो दोस्त आपको मदद करने के लिए आया था। इसको ना तो विदेश नीति में सफलता मिल रही थी, जिसके कारण से क्या हुआ, इसकी अर्थव्यवस्था और चरमरा गई, लोग भूखमरी बेरोजगारी से त्रस्त होने लगे। इसको एक बेहतरीन तरीका से समझिएगा। जिसके बाद क्या हुआ, क्या अंतिम में जब विदेश नीति में सफलता नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ गया, जिसके कारण जितने भी सुधारवादी नेता थे जो चाहते थे कि इस देश में परिवर्तन हो, बदलाव हो, उन्होंने क्या किया, 22 फरवरी 1848 ईस्वी के पेरिस के थ्रियस के नेतृत्व में विशाल भोजन का आयोजन किया। 22 फरवरी अंतिम में जब हार गया जनता कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो जनता पूरा संघर्ष के लिए, लड़ाई के लिए कूद पड़ा। राजा के खिलाफ सब जनता इकट्ठा हो गया और 22 फरवरी 1848 के पेरिस के थ्रियर्स के नेतृत्व में विशाल भोजन का आयोजन किया। विशाल भोज का आयोजन किया मतलब कि सरकार के बीच, राजा के बीच युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने सारी जनता को लगा कि अब इस राजा को हटाना चाहिए। सभी लोगों ने इसका साथ दिया। राजा ने कई बार इस संघर्ष को रोकने का, कुचलने का काम किया, लेकिन जब आग लगती है सीने में तब कुछ भी कहिएगा तो नहीं ना होगा। जनता से कोई लड़ाई जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। जनता सर्वोपरि होता है। किसी भी राजा को यदि ज़्यादा दिन तक शासन करना है तो उस राजा को अपने स्वार्थ को छोड़ करके अपनी प्रजा के भलाई के लिए सोचना चाहिए। प्रजा किस तरह से समस्या से गुजर रहा है उसकी सारी समस्याओं को देखना चाहिए, तब राजा महान बनता है। यहाँ आप देखिए लुई फिलिप गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लुई फिलिप अपने क्या था, उदारवादी शासक था, लेकिन वह महात्माकांक्षी था। उदारवादी का यहाँ मतलब यह हुआ, लोगों को हम स्वतंत्रता पूर्वक रहने की आज़ादी दे दिए, लेकिन लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी दे दिए तो लोगों के लिए रहने के लिए उसके बारे में समस्या आगे क्या आएगा उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। उसको किस तरह से बदलाव लाएंगे, उसकी सारी समस्या को किस तरह से डील करेंगे, ये सब सोच कर नहीं है, सिर्फ अपना फ़ायदा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जनता के दिए टैक्स का जनता में न लगा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका उड़ाता। जितने भी धन संपत्ति होता था अपने स्वार्थ के लिए, अपने जान पहचान के लोगों के लिए उसमें खर्च कर देता था। और इसके बाद अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का मतलब हम समझा दिए कि दो तरह के विचारधारा के लोग रहते थे, एक प्रगतिवादी और एक रूढ़िवादी। प्रगतिवादी परिवर्तन चाहता था, रूढ़िवादी परिवर्तन नहीं चाहता था। ये दोनों को अपने में मिला लिया विरोधियों को खुश रखने के लिए। जो भी विरोध करता था उसको खुश रखने के लिए अपने में मिला लिया। मिलाने के बाद 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो इससे भी खराब था, लुई फिलिप से भी खराब था। इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया जिससे जनता का भलाई हो सके। इन्होंने जब काम नहीं किया तो देश में और बेरोजगारी, भुखमरी, बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और इसके बाद किया क्या, लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रख लिया। जब पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा, वह पूंजीपति वर्ग जितने भी लोग थे उसके शासन कार्य में किसी प्रकार की रुचि नहीं था। वह नहीं चाहता था किसी भी प्रकार का बदलाव हो, और ना ही इस लुई फिलिप को विदेश नीति में सफलता मिल रही थी। विदेश में किसी भी प्रकार का अच्छा संबंध नहीं था किसी देश के साथ, क्योंकि किसी देश के साथ जब तक आपका अच्छा संबंध नहीं होगा तो जब विपत्ति आएगा, संकट का समय आएगा तो कौन आपको हाथ बटाने के लिए आएगा, कौन आपको साथ देने के लिए आएगा। तो एक अच्छा देश को विदेश से, अपने चारों आजू बाजू से भी कनेक्ट रहना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ताकि जब विपत्ति का समय आ जाए उस समय हमारा दोस्त मित्र की भांति एक कार्य करे, हेल्प करे, मदद करे। इन दोनों निकम्मा के कारण से, इन दोनों बेवकूफ़ के कारण से फ्रांस की जनता को
विभिन्न प्रकार के बुरे दौर से गुजरना पड़ा। लोगों को बेरोजगारी, भूखमरी, सामाजिक न्याय, इन तरह के जितने भी समस्या होता है उससे होकर गुजरना पड़ा इन दोनों निकम्मा के कारण से, जिसके फलस्वरूप अंतिम में जनता सरकार के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध कार्य युद्ध की घोषणा कर दी। अब जनता ने क्या किया अंतिम में, अब इसको पलटेंगे, इसको राजगद्दी से हटाएंगे, जिसके लिए 22 फरवरी 1848 के पेरिस के थियर्स में के नेतृत्व में, थियर्स एक व्यक्ति है, इसके नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया। विशाल भोज का आयोजन का मतलब यह हुआ, वहाँ पे सारे लोग ने इकट्ठा होकर के फ्रांस के पेरिस के थियर्स में के नेतृत्व में, ये पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में सारे लोग जब इकट्ठा हुए, वहीं से राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा की, क्रांति की, परिवर्तन की शुरुआत कर दिया। लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। और राजा ये नहीं रहेगा क्योंकि ये हमारे भलाई के लिए कोई भी काम नहीं किया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गई है। पूरे विश्व में फ्रांस का जो है कोई देखने वाला नहीं था, समझ गए ना। तो इसके बारे में आप लोग तो समझ गए होंगे कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, समझ गए ना। यदि समझ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं की तैयारी एक बेहतरीन तरीका से करवाया जाता है। तो चलिए एक बार और फिर एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यहाँ पे क्रांति का मतलब होता है बदलाव। आप कब बदलना चाहते हैं, जब आप लोगों के बीच में समस्याएं उत्पन्न होती है, जब आप बुरे दौर से गुजरते हैं, जैसे कि भूखमरी, बेरोजगारी, जब आपको न्याय नहीं मिलता है, तब आप बदलना चाहते हैं, तब आप बदलाव चाहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से आपको जब समस्या आती है तब आप बदलना चाहते हैं, ठीक उसी तरह की घटना फ्रांस में भी हो रही थी। इसी तरह की समस्या फ्रांस में भी हो रही थी। लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, लोगों को जब सामान खरीदने के लिए जाता था उसको सामान नहीं खरीद पाता था महंगाई के कारण से, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय नहीं मिलता था। जब काम ज़्यादा करता था तो उसके बदले में उसको उतना रुपया नहीं दिया जाता था। लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। आप समझिए, सभी लोग वोट नहीं दे सकते हैं, उसी लोग को वोट देने का अधिकार है जो पूंजीपति लोग हैं। इसके कारण से क्या हुआ, कभी भी फ्रांस के अंदर अच्छा राजा चुना नहीं गया, क्योंकि सभी लोग वोट नहीं दे सकता है, सिर्फ पूंजीपति वर्ग लोग दे सकता है। तो पूंजीपति वो लोग तो कमे लोग नहीं होते हैं, कमे लोग वोट देकर के जिसको मन होगा उसको जिता देगा। सभी लोग वोट देगा तब न सबके मन के अनुसार से राजा चुना जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। सब लोग वोट नहीं दे सकता है, वही वोट दे सकता है जो राजा के फेवर में हो, जो राजा का कहना माने, जो पूंजीपति लोग थे। तब इसके बाद हम प्रश्न पर आए कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। इससे पहले प्रश्न के मतलब को हम समझा रहे थे। 1848 ईस्वी की क्रांति के फ्रांस में इन सारी समस्याओं के लिए जिम्मेवार था यही लुई फिलिप और गीजो। इसी के कारण से फ्रांस में 1848 ईस्वी की क्रांति हुई। ये लुई फिलिप कोनो कर्मा का नहीं था, एक उदारवादी शासक तो था लेकिन महात्माकांक्षी था। अब मान के चलिए उदारवादी है, अब महात्माकांक्षी रहिएगा तो कहाँ का आपका उदारवादी रहा। एक तो आप कह रहे हैं कि आपको स्वतंत्रतापूर्वक हम रहने की आज़ादी दे रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि हम महत्वाकांक्षी हैं, आपकी समस्या को नहीं देखेंगे, आपकी इच्छा को नहीं देखेंगे, जनता की इच्छा को नहीं देखेंगे, हम खुद राजा हैं, हम खुद अपने इच्छा को देखेंगे। तो ये कहाँ का आपका जो है उदारवादी शासक है। इन्होंने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए जो इसका विरोध कर सकता था, आज देखिए अपने देश में कोई भी विरोध कर सकता है। एक तो क्या किया, अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपना लिया ताकि उसका कोई विरोध न कर पाए। और इसके बाद 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो गीजो उस देश में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का बदलाव हो, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कोई हो। और आपने क्या किया, लुई फिलिप, आपने नहीं कहेंगे, ये बेवकूफ़ इतना हरामी गधा है ना। इन्होंने क्या किया, जितने भी पूंजीपति लोग थे उसको अपने साथ रख लिया, जबकि उन सारे पूंजीपति लोगों को शासन कार्य में किसी प्रकार का रुचि नहीं था। उसको शासन क्या होता है उसको मालूम ही नहीं था, और ये तो कर लिया और उसके साथ उसको विशेष अधिकार दे दिया, उसको टैक्स नहीं लेता था जितने भी धनी मनी लोग थे। और ये धनी मनी लोग जनता के भलाई के बारे में कभी सोच पाएगा, जनता के दर्द को कभी सोच पाएगा, नहीं सोच पाएगा। और देखिए इन दोनों निकम्मा को विदेशी नीति में कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी, कोई भी देश इसको नहीं मानता था। विदेश नीति में कोई इसको मतलब कि देखे रेखे नहीं करता था, विदेश नीति में इसका कोई हाथ नहीं था, कोई सफलता नहीं मिल रहा था, कोई इसका दोस्त नहीं था। दोस्त रहता तब ना जब समस्या आती तो दोस्त मदद के रूप में आता, दोस्त रहता तब ना जब समस्या आई, बेरोजगारी भूखमरी आई तो दोस्त हेल्प करने के लिए आता, तो कोई दोस्त ही नहीं था। समझ गए ना। तो इन सारे कारणों से अंतिम में जनता राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, संघर्ष की घोषणा कर दी। 22 फरवरी 1848 ईस्वी की पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया सरकार को हम हटाएंगे। और सरकार इन संगठनों को तोड़ने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया, लेकिन जिसके पास जनता है उसकी सब सुनता है। जनता से कभी भी लड़ नहीं पाइएगा, चाहे कोई भी हो। जनता जब आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप उसको हरा नहीं सकते हैं,
जनता में बहुत पावर होती है, आपको बना सकती है तो आपको मिटा भी सकती है, आपको सरकार बना सकती है, आपको सरकार गिरा भी सकती है, आपका सरकार खड़ा कर सकती है तो आपकी सरकार को गिरा भी सकती है। तो जनता से कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। समझ गए ना इसके बारे में 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आखिर ये घटना क्यों हुई थी। इन दो निकम्मों की वजह से ऐसा हुआ था। हम किसी भी बात को बार बार क्यों दोहराते हैं, इसलिए दोहराते हैं ताकि आपको वह बात ज़िंदगी में दोबारा कभी भी पढ़ना ना पड़े। समझ गए ना, इसलिए हम उसी बात को बार बार समझाने का प्रयास करते रहते हैं ताकि वह बात आपको इस तरह से दिमाग में बैठ जाए कि उस बात को फिर दोबारा आपको समय देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए ना। तो मेरा कहने का मतलब यही रहता है कि आप किसी भी बात को समझ जाइएगा तो अपने मन के अनुसार से वहाँ पर लिख सकते हैं, और जब अपने मन के अनुसार से किसी बात को लिखिएगा तो वह सबसे यूनिक होगा, सबसे बेस्ट होगा, उसमें आपको अच्छा अंक भी मिलेगा। क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर के पहले ही ऊपर में लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो जितना किसी भी बात को हम समझाते हैं उतना समझे रहिएगा, अपने मन से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अंक मिलेगा और आपको सम्मान दृष्टि से देखा भी जाएगा। क्योंकि आप किताबी लैंग्वेज को नहीं लिखिएगा, समझे हुए बात को लिखिएगा, तो समझे हुए बात को लिखिएगा ना तो सबको पसंद आता है। इसलिए रटिए नहीं, समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट इतिहास को पढ़ता नहीं है, इतिहास से डरे से भागते रहता है। इतिहास को इस तरह से हम पढ़ा देंगे ना, ज़िंदगी में आपको इतिहास से कभी भी नफरत नहीं होगा, प्रेम हो जाएगा। समझ गए ना। तो इसलिए चैनल बनाए होंगे तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से बड़े रहिए। और सोशल साइंस के ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, साइंस के ऊपर भी, हिंदी के ऊपर भी, मैथिली के ऊपर भी। तो जिसमें भी आपको समस्या है, आपको लग रहा है कि इन सारे सब्जेक्ट में हमको कम मार्क आएगा, तो आप लोग आज ही यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग इन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि आपको परीक्षा में सबसे बेहतरीन अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा कर्तव्य है कहना, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, बाद बाकी सब काम तो आप ही को करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में।